चारुलता के अत्यंत आग्रह से भूपति ने चादर के अंदर से बहुत उत्सुकता के साथ एक खाता निकाला जिसमें उसके रचित निबंध भरे पड़े थे। चारुलता की गोद में खांता रखकर उसने कहा, रंज मत हो, ये लो। यद्यपि अमल ने भूपति को पहले ही बतला दिया था कि पढ़ाई के झमेले में रहने से बहुत दिनों तक उसे पत्र लिखने का समय न मिलेगा, तथापि दो एक डाक उसके पत्र बिना खाली जाते ही चारुलता को संसार कंटकाकीर्ण सा प्रतीत होने लगा। संध्या समय कुछ बातचीत के सिलसिले में चारुलता ने अत्यंत उदासीनता के साथ शांत स्वर में अपने पति से कहा, अच्छा देखो, क्या विलायत एक तार भेजकर ये दरियाफ्त करना उचित न होगा कि इन दिनों अमल किस हालत में है। भूपति ने कहा, 2 सप्ताह पूर्व एक पत्र आया था जिसमें उसने लिखा था कि इन दिनों अब मैं पढ़ने में अत्यंत व्यस्त हूँ। चारुलता, ओ, तब तो कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी विदेश में पड़ा हुआ है, कहीं बीमार न हो गया हो, क्या ठिकाना है। भूपति, नहीं, यदि ऐसी कोई बात होती तो जरूर खबर मिलती। इसके अलावा तार भेजने में भी तो कम खर्च नहीं है। चारुलता, क्या ऐसी बात है? मैं समझती थी कि तार भेजने में 2 रुपए से अधिक खर्च न लगेगा। भूपति, क्या कहती हो, प्रायः 100 रुपए लगता है। चारुलता, तब तो बात ही दूसरी है। 2 दिन बीत जाने पर चारुलता ने भूपति से कहा, मेरी बहन इन दिनों चुनचुड़ में है, क्या तुम आज वहां जाकर एक बार उसका समाचार ला सकते हो। भूपति, क्यों, क्या उनको कोई रोग हो गया है। चारुलता, नहीं, कोई रोग नहीं, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे जाने से वे लोग कितना प्रसन्न होते हैं। चारुलता के अनुरोध से भूपति एक बग्घी पर सवार होकर हबदा स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में बैलगाड़ियों का एक तांता आ पहुंचा और उसकी बग्घी रुक गई। ऐसे ही समय में परिचित तार पहुंचाने वाले प्यून से मुलाकात हो गई। भूपति को देखकर उसने झटपट उसके हाथ में एक तार रख दिया। इंग्लैंड का तार देखते ही भूपति बहुत डर गया। सोचा, शायद अमल बीमार पड़ गया है। उतरते उतरते उसने लिफाफा खोलकर पढ़ा, मैं अच्छी तरह हूँ, इसका क्या मतलब है। जांच करने पर मालूम हुआ कि यह वो फ्री पे टेलीग्राम का जवाब है। घबरा जाना रुक गया। बग्घी को लौटाने का हुक्म देकर भूपति घर पहुंचा और स्त्री के हाथ पर टेलीग्राम रख दिया। भूपति के हाथ में टेलीग्राम देखते ही चारुलता का मुंह फीका और पीला पड़ गया। भूपति ने पत्नी से कहा, मैं इसका कुछ भी मतलब नहीं समझ रहा हूँ। चारुलता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। खोज करने पर भूपति इसका अर्थ समझ गया। चारुलता ने अपना गहना बंधक रखकर कर्ज में रुपये लिए और उसी से टेलीग्राम भेजा था। भूपति सोचने लगा, इतनी परेशानी की जरूरत ही क्या थी। मुझसे कुछ और जोर देकर अनुरोध करने से ही तो मैं तार भेज देता। नौकर को बाजार में भेजकर गुप्त रूप से गहना बंधक रखना और कर्ज लेकर तार भेजना, ये तो कभी अच्छा काम नहीं कहा जा सकता। चारुलता की इस गुप्त कार्यवाही से भूपति का मन खिन्न हो गया। रह रहकर बार बार यही प्रश्न आने लगा कि चारुलता ने ऐसा अपराध क्यों किया। एक तरह का स्पष्ट संदेह अलक्ष्य रूप से उसके हृदय को बेधने लगा। उस संदेह को प्रत्यक्ष रूप से देखने की उसकी बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने इसे भूल जाने की कोशिश की, किंतु किसी उपाय से भी उसके मन से व्यथा दूर नहीं हुई। अमल पूर्ण रूप से स्वस्थ है, फिर भी वह पत्र नहीं लिखता। एकदम ही ऐसा कठोर कैसे बन गया और ऐसा कष्टदायक विछोह कैसे हो गया। सामने जाकर इस प्रश्न का उत्तर मानने की इच्छा होती है, किंतु ये तो संभव नहीं है। बीच में इतना बड़ा समुद्र पड़ा हुआ है, उसे पार करने का कोई रास्ता नहीं है। निष्ठुर विच्छेद, निरुपाय विच्छेद, सभी प्रश्नों और सभी प्रतिकारों का अतीत विच्छेद। चारुलता की अवस्था दयनीय हो चली। वह अपने को खड़ी रखने में असमर्थ हो गई। घर के काम जो के त्यों पड़े रह जाते हैं, उनको पूरा करने में तबीयत नहीं लगती। सब बातों में गलतियां होती हैं, कोई काम सुसंपन्न नहीं होता। नौकर चाकर, दास दासियों मनमाने तौर से चोरी करते रहते हैं। उसकी दयनीय दशा को देखकर लोग तरह तरह की कानाफूसी करने लगे, पर इन सभी बातों को जानते हुए भी उसे होश नहीं होता। हठात जब तब चारू चौंक कर उठ जाती, स्वयं बातचीत करती और रोने लग जाती। अमल का नाम सुनते उसका मुंह फीका हो जाता। अंत में भूपति ने भी सब कुछ देख लिया और क्षण भर के लिए भी जो विचार उसके मस्तिष्क में कभी नहीं आया था उसे भी लाना पड़ा। उसके लिए संसार एकदम वृद्ध, शुष्क और जीर्ण हो गया। बीते कुछ दिनों तक आनंद के सम्मेश में भूपति अंधा हो गया था। अब वह कुछ दिनों की स्मृति उसको लज्जित करने लगी। जो अनभिज्ञ बनकर जौहर नहीं पहचानता, उसे क्या नकली पत्थर दिखाकर इस तरह वंचित किया जा सकता है।
एक एक करके चारुलता के सभी आचरण, बनावटी प्यार आदि भूपति को याद पड़ने लगे। चारुलता के जिस बर्ताव से, जिन बातों से याद और प्यार से भूपति भूलकर फूल उठा था, वे सभी एक एक करके स्मृति पट में पहुंचकर मूड़ 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 कहकर उसे बेत मारने लगे। अंत में बहुत कष्ट, बहुत परिश्रम और यत्न के साथ लिखी अपनी रचनाओं की बात उसे याद पड़ी। भूपति के अंतर हृदय में यह भाव एकाएक जाग उठा कि धरनी दो खंडों में विदीर्ण हो जाए तो अच्छा हो। अंकुश से भगाए जाने वाले की तरह तेजी से पद संचालन करता हुआ भूपति चारुलता के पास पहुंचकर पूछा, मेरे लिखे हुए वे सब लेख कहाँ हैं? चारुलता ने कहा, मेरे पास ही तो हैं। भूपति ने कहा, उन सबको लाकर दे दो। चारुलता उस समय भूपति के लिए कचौड़ी पका रही थी, कढ़ाई गर्म थी। कहा, क्या तुम्हें अभी जरूरत है? भूपति ने कहा, हाँ, अभी तुरंत चाहिए। चारुलता ने कढ़ाई चूल्हे से उतार कर रख दी और अलमारी से खाता तथा सब कागजात ले आई। भूपति का धैर्य टूट चुका था। उसने झटपट चारुलता के हाथ से सब छीनकर चूल्हे के अंदर फेंक दिया। चारुलता घबरा उठी और उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हुए उसने कहा, ये तुमने क्या किया? भूपति ने उसका हाथ पकड़कर दबा रखा और गरजता हुआ बोला, बस करो, निकालने की जरूरत नहीं है। चारुलता आश्चर्य में पड़कर खड़ी रह गई। क्षण भर में सभी लेख आग में जलकर खाक हो गए। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।